नमस्कार। स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान इतिहास से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान का इतिहास इन परीक्षाओं में काफ़ी वेटेज रखता है और इसीलिए इस क्रम में आज हम राजस्थान हिस्ट्री की क्लास शुरू कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कला संस्कृति, विभिन्न राजवंश, प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, 1857 की क्रांति, व्यक्तित्व, राजस्थान का विभिन्न चरणों में एकीकरण जैसी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आप इन कक्षाओं के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। तो आज की जो क्लास है प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित है, जिसका पार्ट फर्स्ट है, और इस क्लास में हम कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट सभ्यताओं को विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें है कालीबंगा सभ्यता। इसके अंतर्गत है कि यह सभ्यता घग्गर नदी के बाएं तट पर विकसित हुई और सरस्वती नदी, हनुमानगढ़ के किनारे है, और 2400 ईसा पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता मानी गई है। और ये घग्गर नदी के बाएं तट पर विकसित हुई है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि घग्गर नदी के बाएं तट पर है, दाएं तट पर है, तो ये बाएं तट पर विकसित हुई सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। सर्वाधिक पुरानी सभ्यता के अवशेष कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। शाब्दिक अर्थ है इसका काले रंग की चूड़ियां। खोज करता है अबलानंद घोष, इन्होंने 1952 ईस्वी में इसकी खोज की थी। उत्खनन करता है बीबी लाल और बीके थापर, इन्होंने 1961-62 के अंतर्गत उत्खनन किया था। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल है, जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन हुआ। यहाँ से नगर योजना के 2 टीले मिले हैं, जिसमें पूर्वी टीला है जो साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले यहाँ से, और पश्चिमी टीला है जिसमें दुर्ग के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। इस प्रकार से यहाँ पे विभिन्न अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जिससे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि खेत जले हुए चावल के खेत, जुते हुए खेत के, हल के और कांस्य दर्पण के, इनके कहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इनसे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जो कि क्वेश्चन जहाँ से बनता ही है। तो इसमें अवशेषों के अंतर्गत देखा गया है तो भूकंप के साक्ष्य इसके अंतर्गत देखे गए हैं। भूकंप के साक्ष्य जले हुए चावल, गाय के मुख वाले प्याले, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य, कांस्य दर्पण, हाथी दांत का कंगा आदि प्राप्त हुए। कच्ची मिट्टी के मकान, दीनहीन बस्ती, मिट्टी के बर्तन, ईंटों का आकार, ये भी यहीं से प्राप्त हुए। ईंटों का आकार है वो 4:2:1 में प्राप्त हुआ है। कई बार इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें ऑप्शन 2:1:4 कर देते हैं, 2:3:1 कर देते हैं इसमें। तो इस प्रकार से 4:2:1 के अनुपात के अंतर्गत जो ईंटें थी, तो ईंटों का आकार 4:2:1 माना गया है। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से लकड़ी की नालियां मिली हैं, 7 हवन कुंड मिले हैं, और बेलनाकार मोहरे जिन पर सेंधव लिपि चित्रित है, वो भी कालीबंगा सभ्यता ही से ही प्राप्त हुई है। शैल्य चिकित्सा के साक्ष्य बच्चे की 6 छेद वाली खोपड़ी, कांच की मणियां, खिलौने, मृद भांड, मिश्रित फसल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मिश्रित फसल में गेहूं, जौ, चना, चावल और सरसों मुख्य धान में प्राप्त हुए हैं। इसके उसके बाद में यहाँ से ऊंट और कुबड़ वाले सांड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अग्निवेदिकाओं से हड्डियां प्राप्त हुई है। अग्निवेदिकाओं से हड्डियां प्राप्त होने का ये माना गया है कि हवन के अंतर्गत कोई मांस का प्रयोग किया जाता होगा, तभी अग्निवेदिकाओं से हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो इसका ये एक पूर्ण साक्ष्य हमें माना गया है, जिससे हमें पता चलता है कि हवन में मांस का प्रयोग किया जाता होगा। शवों की अंत्येष्टि की 3 विधियां मानी गई है। इसके अंतर्गत पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण के अंतर्गत है वो पूरे ही शरीर को समाधि दे दी जाती थी। आंशिक में कुछ जो शव है उसका पशु पक्षियों के द्वारा खाए जाने के बाद में शव को समाधि किया जाता था, तो आंशिक समाधिकरण हो गया। दाह संस्कार में वर्तमान में जो दाह संस्कार की जो
है। जो देखा गया है, दाह जो बॉडी को जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, उसी प्रकार से ये तीसरी दाह संस्कार मानी गई है। तो शवों की अंत्येष्टि की जो 3 विधियां थी उसमें पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार को माना गया है। इसमें यहाँ पे मोहरें मिली जिन पर पशु आकृति के चित्र मिले हैं, इससे प्रतीत होता है कि मातृ देवी की पूजा होती थी और मातृ सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था थी, और ये मातृ सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था पर ही आधारित सभ्यता मानी गई है। यहाँ से बेलनाकार मोहरें मिली है जो मेसोपोटामिया, दजला फराज से संबंधित मानी गई हैं। विदेशी व्यापार व कुओं के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कार्बन डेटिंग प्रणाली C14, जिससे कि यहाँ किसी भी चीज की आयु याद की जाती है, तो ये कार्बन डेटिंग प्रणाली C14 मानी गई है, जिसका कि काल है 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। इसी प्रकार से कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व सभ्यता मानी गई है। ये नगरीय सभ्यता है, चूंकि सड़कें समकोण प्रकार की है और सड़कें वर्गाकार व आयताकार खंडों में विभक्त हैं। मतलब यहाँ पे जो जाल पद्धति, ऑक्सफोर्ड जाल पद्धति नाम दिया गया था, जिसमें इस तरीके से अलग अलग जाल बना हुआ था, जिसे कि ग्रीड या ऑक्सफोर्ड जाल पद्धति नाम दिया गया है। ये उपयोगितावाद के सिद्धांत पर आधारित मानी गई है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सी सिद्धांत पर आधारित है, तो ये उपयोगितावाद के सिद्धांत पर मानी गई सभ्यता है। और एक ग्रिड प्रणाली, जिसे ऑक्सफोर्ड जाल पद्धति कहते हैं, ये जाल पद्धति उपयोगितावाद के सिद्धांत पर ही आधारित है और ये सभ्यता भी इसी पर आधारित मानी गई है। नगरों के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। यहाँ पे मेन नगरों के जो घरों के जो दरवाजे थे, वो यहाँ मुख्य सड़क के ऊपर नहीं खुल के पीछे की ओर खुलते थे। इस प्रकार से ये मानी गई है। और कालीबंगा सभ्यता के जो पतन के कारण बताए गए हैं, वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए हैं कि इतनी जो बड़ी सभ्यता थी, उसका पतन कैसे हो गया। तो KUR केनेडी ने संक्रामक रोग को बताया कि एक कई संक्रामक रोग फैलने के कारण कालीबंगा सभ्यता का पतन हो गया। जबकि अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन को, जलवायु के अंतर्गत आमूलचूल परिवर्तन होने के कारण ही जो है इतनी बड़ी सभ्यता है वो उसका पतन हो गया। तो अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तन को बताया है इसका कारण। और डेल्स नामक जो इतिहासकार हैं, उन्होंने नदियों के मार्ग परिवर्तन को कालीबंगा के पतन का कारण बताया है। तो इसी प्रकार से कालीबंगा सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए हैं उनको हमने जाना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सभ्यता, जिसमें है आहड़ सभ्यता। इसके अंतर्गत देखा गया तो आहड़ सभ्यता के अंतर्गत अन्य नाम इसका अघाटपुर, आहड़, ताम्रवती और धूलकोट ताम्रवती सभ्यता की, बनास की सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ये इसके अन्य नाम हो गए, जिसमें अघाटपुर, आघाट और ताम्रवती, धूलकोट, बनास की सभ्यता भी इसे माना गया। खोज करता है इसके अक्षय कीर्ति व्यास हैं, जिन्होंने 1953 के अंतर्गत इसकी खोज की थी। उत्खनन करता है वो डॉक्टर SD सांकलिया और रतन चंद्र अग्रवाल को बताया गया, जिन्होंने 1956 में उत्खनन किया था। और 1961-62 में मेलबोर्न विश्वविद्यालय के ये इतिहासकार थे। उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे जो आहड़ की सभ्यता है, वहां से अनाज रखने के मृत भांड मिले हैं, जिन्हें गोरे व कोट, स्थानीय भाषा में इनको गोरे या कोट कहा जाता है। और यहाँ से चावल, गेहूं और जौ इनके अंतर्गत रखा जाता था। उसके यहाँ के जो अनाज थे, उनमें महत्वपूर्ण अनाज चावल, गेहूं और जौ को माना गया है। तांबे की यहाँ से 6 यूनानी मुद्राएं व 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है, जिसमें आड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेशवर, बालाथल अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो आड़ सभ्यता से तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं और 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। टेराकोटा से बनी वृषभ आकृतियां मिली हैं, जिन्हें बनासियन वूल भी कहा गया। ये भी हमें आड़ की सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। उसके बाद में हमें आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है, तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है, पूजा की सजी थालियां प्राप्त हुई हैं, तीर व तरकशधारी, जो तरकश जिसके अंदर तीर रखे हैं, वो भी हमें यहीं से
आहड़ की सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। और शिकारी मुद्रा के अंतर्गत एक व्यक्ति बैठा हुआ हमें प्राप्त हुआ है। और अपोलो मुद्रा, जिसे यूनानी देवता माना गया है, वो भी हमें आहड़ की सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। लाल व भूरे काली मिट्टी के बर्तन हैं, वो भी हमें आहड़ की सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। जो मेन मेन मुख्य जो आपके नोट्स हैं, इसी से तैयार हो जाते हैं। इन्हीं में से ही आपके क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। इन्हीं अवशेषों में से ही एक ना एक अवशेष को उठा के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से 3 मोहरों पर शब्द लिखे थे, विहतम विष, पलीतसा और तात्या तोमसन। ये भी कई बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें जो 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं, उनके ऊपर कौन से शब्द लिखे गए थे या शब्द लिखे हुए हैं। तो ये वे विहितम विष और पलीतसा और तात्या तोमसन, ये है आहड़ की सभ्यता से जो 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं, उन्हीं से लिखे हुए मिलते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम तो उत्खनन। उत्खनन में हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें सबसे पहले है तांबे की कुल्हाड़ी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। माप तोल के बाट हो गए, पैमाने मिले हैं। इस सभ्यता में वाणिज्य व्यापार का प्रतीक माना गया। जो माप तोल के बाट मिले, पैमाने मिले, इस सभ्यता से पता चलता है इन चीजों से कि यहाँ पे व्यापार किया जाता था। तो इसी प्रकार से मिट्टी के गौरे व कोट भी मिले, जिनके अंतर्गत अनाज रखने के गोरे व कोट हैं, जिसके अंदर गेहूं, जो चावल, ये रखे जाते थे। धातु की मुद्रा मिली, जो व्यापार वाणिज्य का प्रतीक मानी गई है। उसके बाद में यहाँ से लकड़ी के छापे, जो कि रंगाई व छपाई के कारखानों में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो भी हमें आहड़ की सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। आटा पीसने की चक्की प्राप्त हुई है यहीं से। 10वीं शताब्दी का शिलालेख जो सभ्यता के 8वें स्तर का है, वो भी हमें आहड़ की सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। तांबे की वस्तुएं व उपकरण भी हमें आहड़ की सभ्यता से देखने को मिलते हैं। और मृतकों को कपड़ों व आभूषणों के साथ गाड़ने के जो अवशेष हैं, वो भी हमें आहड़ की सभ्यता से ही प्राप्त हुए, जिसमें सिर उत्तर दिशा में रहता था। और इनके साथ में कई बार जो शव है, शव के साथ में बहुत सारी चीजें रखी जाती थी। इनसे लोगों का ये विश्वास था कि मरने वाले व्यक्ति को ये आगे इसको प्राप्त होंगे। इस प्रकार से तो ये सारी चीजें हमें आहड़ की सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। और यहीं से बिना हत्थे का जलपात्र भी हमें प्राप्त हुआ है। कई बार पूछा गया है, कई बार क्वेश्चंस देखा है हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, बिना हत्थे का जो जल पात्र है, सुराही है, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये आहड़ सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने का प्रमाण, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है कि 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के जो अवशेष है, वो हमें आहड़ की सभ्यता में ही देखने को मिलते हैं। इसके प्रमाण यहीं से प्राप्त हुए। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 ईसा पूर्व 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व आहड़ का जो समृद्ध काल माना गया है। और यूपी अतरंजी खेड़ा, यूपी के अंदर अतरंजी खेड़ा है, वहां से 1050 ईसा पूर्व लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें आहड़ सभ्यता के अंतिम चरण माना गया है। सन 2004 में राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित घिलुंड से आहड़ संस्कृति के साक्ष्य मिले। इस कारण आहड़ सभ्यता को वर्तमान में बनास संस्कृति के केंद्र के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखा जाए तो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि राजसमंद में बनास नदी के किनारे ऐसी कौन सी जो संस्कृति के अवशेष मिले, तो आहड़ संस्कृति के साक्ष्य मिले, जिसके कारण आहड़ सभ्यता को वर्तमान में बना संस्कृति के केंद्र के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से हमने आहड़ सभ्यता के बारे में देखा। आप पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो गणेश्वर सभ्यता, इसका जो खोज है 1972 में वीएन मिश्र व विजय कुमार के द्वारा की गई थी। और उत्खननकर्ता थे, उत्खनन राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय के सहयोग से रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में किया था। और इसका जो गणेश्वर सभ्यता के जो मूल स्थान माने जाते हैं, वो सीकर में कातली नदी के किनारे नीम का थाना को माना जाता है। और यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी गणेश्वर सभ्यता को माना गया है। तांबा, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को यहाँ से भेजा जाता था। तांबा प्राप्ति जो स्थल है, वो खेतड़ी खो दरिबा सबसे मेन मुख्य माना जाता है। काले व नीले रंग के मृद भांड भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और सबसे मेन है कि यहाँ से मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं, जिससे और यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी, भाले, तीर, सुइयां, बाण का जो अग्रभाग होता है, उससे ही वो भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। पत्थर के बांध मिले यहाँ से तांबा,
पंजाब, पाकिस्तान, हरियाणा को भेजा जाता था और 99% शुद्ध तांबा यहीं से निकाला जाता है। गणेश्वर को ताम्रयुगीन संस्कृति का संचय स्थल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कि कौन सी सभ्यता को ताम्रयुगीन संस्कृति का संचय स्थल कहा जाता है, तो ये गणेश्वर सभ्यता को ही माना गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सभ्यता की तरफ, बेराट सभ्यता। इसमें खोज है इसका सर्वप्रथम 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा खोज की गई थी और 1936 में से राय बहादुर दयाराम सानी ने भी खोजा। और इसी में उत्खनन करता थे 1962-63 में नील रतन बैनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा उत्खनन किया गया। इसमें 1987 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसे यहाँ पे उत्खनन किया गया। और जो इसका बेराट सभ्यता का जो मेन स्थान माना जाता है वो मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट जो कि जयपुर है उससे ही माना जाता है। बाणगंगा नदी के किनारे, जिसे बाणगंगा नदी को तालना नदी, रुंडित सरिता नदी भी कहा जाता है, वो जो कि जयपुर में है और रामगढ़ बांध इसी के किनारे बसा हुआ है। तो यहीं से मत्स्य जनपद की राजधानी जो बेराट है और यही इसका जो मेन स्थान है बेराट सभ्यता का वो यही माना गया है। और यहाँ से मौर्य काल के समय के बौद्ध धर्म के अवशेष भी मिले और इसे प्रमुख केंद्र भी माना गया है। या बेराट की सभ्यता से महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अवशेष माने गए हैं, जिसमें भाब्रू शिलालेख, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो कि बुद्ध धर्म संघ के प्रति श्रद्धा स्पष्ट करते हैं, उनका भी उल्लेख बेराट सभ्यता के भाब्रू शिलालेख में दिया गया है, त्रिरत्न का उल्लेख। इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि कैप्टन बर्ट ने बिजक डूंगरी की खोज की थी। कार्लाइल ने 1871-72 के अंतर्गत इसकी खोज की थी बेराट सभ्यता की। और महात्मा बुद्ध की अस्थियों का कलश है वो भी बेराट सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों का जो कलश है कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो बेराट की सभ्यता से प्राप्त हुआ माना जाता है। शंख लिपि के प्रमाण, जिसमें कि रहस्यमय लिपि माना जाता है शंख लिपि को, उसके जो प्रमाण है वो भी हमें बेराट की सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। और 8 पंचमार्क सिक्के जो चांदी के हैं और 88 इंडो ग्रीक जो कि 8 पंचमार्क सिक्के और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं, 16 मिनेंडर की मुद्राएं, ये भी हमें इसी बेराट की सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। और ईंटों की जो बनावट है वो मोहनजोदड़ो के समान मानी गई है, तो ये भी हमें बेराट की सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। उसके बाद में यहाँ से पूजा की थाली, पात्र, मटके, घड़े, आफी, इनके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। और हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट को ही विध्वंस किया था। ये भी एक जानने योग्य फैक्ट है कि जो कौन सा ऐसा आक्रांत था जिसने बेराट को विध्वंस किया था, तो ये हूण आक्रांता था मिहिर कुल, इसने बेराट को विध्वंस किया। गोलाकार बौद्ध मंदिर के अवशेष भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। और बेराट में मुगल दरवाजा के साक्ष्य मिले जो कि अकबर के समय का मुगल दरवाजा माना गया है, तो इसके अवशेष भी बेराट से ही प्राप्त हुए हैं। शिखर युक्त मंदिर, जिसमें बेराट में पहला बना हुआ मंदिर भी है, इसका निर्माण प्रक्रिया गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी, वो भी हमें शिखर युक्त मंदिर है वो भी हमें बेराट की सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। बेराट से सेल चित्र भी मिले, इसे बेराट की प्राचीन काल की चित्रशाला नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट है कि बेराट से सेल चित्र मिले, उन्हें क्या नाम दिया गया है, तो प्राचीन काल की चित्रशाला नाम से दिया गया, तो वो भी हमें बेराट से ही प्राप्त हुए। उसी अनुसार नेक्स्ट में कि बेराट से खंडनुमा भवन मिला है। खंडनुमा भवन मिला है वो बौद्ध मठ है, जिसमें 6-7 कमरे इस तरीके से बने हुए कि एक बौद्ध मठ का तरह लग रहा है, तो बौद्ध मठ का साक्ष्य देखे गए हैं, तो ये हमें बेराट से मिले। बेराट बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र भी माना गया है। और बेराट में मानव कंकाल, शवाधान के साथ साथ शवों को गाड़ने का भी प्रतीक माना गया है। इसके बाद में बेराट में उत्खनन में सूती वस्त्र में लिपटी हुई 36 मुद्राएं मिली है। ये भी कई बार पूछा गया कि सूती वस्त्र में लिपटी हुई 36 मुद्राएं हमें कौन सी सभ्यता से मिली है, तो ये बेराट सभ्यता से ही प्राप्त हुई मानी जाती है। बेराट से ही भीमतल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और काले चमकीले मृत भांड भी हमें बेराट से ही मिले। इन पर त्रिरत्न चक्र के चिन्ह और स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि स्वास्तिक के चिन्ह हमें कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो ये बेराट की सभ्यता से ही प्राप्त हुए माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर और बेराट 4 सभ्यताओं को पढ़ा। और नेक्स्ट बात हम इससे आगे वाली सभ्यताओं का लेके आएंगे। और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इन
चारों आपको पढ़ने के बाद में इनसे जितने भी अवशेष से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और इसी प्रकार से आप इससे इंटरेस्टिंग आगे की फैक्ट देखने के लिए बने रहे स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के साथ में। धन्यवाद।